नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उत्तर मुग़ल शासक, जिसकी शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर मुग़ल शासक में कौन कौन से शासक बने थे, उसको क्रम में देखेंगे और उस क्रम में ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा तो उससे आपको नोटिफाई होते रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले बहादुर शाह इस उत्तर मुग़ल शासक में शासक बनते हैं। बहादुर शाह औरंगजेब के पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। और मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से सम्राट बनता है, मुग़ल बादशाह बनता है। ठीक है, उसके बाद बनता है जहांदार शाह, जिसका समय था 1712 से 1713, और बहादुर शाह का 1707 से 1712 इसका कार्यकाल था। तो समय के अनुसार रखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और याद लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्रुखसियर बनता है, जो कि इसके समय में शाही फरमान अंग्रेज को मिलता है, जिसे अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के कार्यकाल में ये घटना होती है, जिसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद रफ़ी-उल-जात 1719, उसके बाद रफ़ी-उद-दौला 1719 में, ये भी दोनों एक ही समय में रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह बनते हैं, इसे ही रंगीला मतलब निक नेम से जाना जाता है। 1719 से 1748 इसका कार्यकाल था। अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर टू 1754 से 1758। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि शाहजहाँ III, इसका कार्यकाल था 1758 से 1759। शाह आलम टू 59 से 1806, तो 1759 से 1806 रहा था कौन? शाह आलम टू। और अकबर टू 1806 से 1837, यह इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर टू, जिसका कार्यकाल था 1806 से 1837। उसके बाद बहादुर शाह टू यानी कि जफर सबसे अंतिम, जिसका कार्यकाल था 1837 से 1857। 1857 की जो युद्ध हुआ था उस समय तक ये मुग़ल बादशाह रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा उत्तर मुग़ल शासक में ये सभी शासक थे, और इसी का हम लोग अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर मुग़ल शासक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन हम लोग से नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहले बार बहादुर शाह, जो कि औरंगजेब का बड़ा पुत्र था मुअज्जम, वो शासक बनता है। तो उसके पीछे कहानी ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम वो अफ़गानिस्तान में अपना शासन कर रहा था, और आजम अहमदनगर में, और कामबख्श बीजापुर में कर रहा था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम दिल्ली आता है, तो रास्ते में ही अपने आप को बहादुर शाह के नाम से राजा घोषित कर देता है, यानी कि शासक घोषित कर देता है। और आजम अहमदनगर में खुद को शासक घोषित कर देता है, और बीजापुर में कामबख्श खुद को राजा घोषित कर देता है। तो इस तीनों में आपस में युद्ध छिड़ जाता है और लड़ाई होता है। और इसी बीच देखा जाता है कि मुअज्जम का पुत्र अजीम शान क्या करता है कि ये आगरा पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस तीनों भाई में युद्ध होता है। तो सबसे पहली बार मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है, वो है जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध किसके बीच होता है? मुअज्जम और आजम। तो जजाऊ का युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम का जीत होता है और आजम ये हार जाता है, और उसके बाद ये अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद ही बीजापुर का युद्ध होता है, तो वो होता है मुअज्जम और कामबख्श के बीच। इसमें भी क्या होता है कि मुअज्जम जीत जाता है और कामबख्श हार जाता है। इस तरह से दोनों की शक्ति को समाप्त करके खुद 65 वर्ष की आयु में राजा बनता है, बहादुर शाह के नाम से मुग़ल सम्राट बन जाता है। तो कब बनता है? बहादुर शाह के नाम से। तो 65 वर्ष की आयु में दोनों भाई की शक्ति को समाप्त करके खुद मुग़ल सम्राट बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कर लिया। तो जैसे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, उसके पुत्र थे कौन? मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तो मुअज्जम अपना शासन कर रहा था अफगानिस्तान में, आजम कर रहा था अहमदनगर में, और कामबख्श बीजापुर में। तो मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है जजाऊ, और
मुअज्जम और काम बख्श के बीच युद्ध होता है बीजापुर का, तो जिसमें दोनों में मुअज्जम जीत जाता है, ठीक है। और उसके बाद 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट खुद को घोषित करता है। और अजीमुशान इसका पुत्र था मुअज्जम का, अजीमुशान, जो आगरा पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है, इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद जैसे देख लीजिए मुअज्जम, तो ये बहादुर शाह के नाम से सम्राट बनता मुगल सम्राट, तो इसका मूल नाम था वो था मुअज्जम। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बहादुर शाह का मूल नाम क्या था, तो वो था मुअज्जम। और इसके अन्य नाम थे, अन्य उपाधि भी थे, जैसे इसका बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और शाह आलम फर्स्ट भी इसी को कहा जाता है, किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को ही, यानी कि मुअज्जम को ही शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है। और शाह आलम टू जो कि मुगल सम्राट बनते हैं 1759 से 1806 के बीच, वो शाह आलम टू है। इसलिए हमने दोनों डेट को, दोनों नाम को एक साथ रख दिया है कि कंफ्यूज मत कर। शाह आलम वन की बात होगा तो ये बहादुर शाह फर्स्ट, और शाह आलम टू की बात होगी तो वही जो 1759 से 1806 के बीच जो मुगल सम्राट बनता वो, ठीक है। और इन्हीं को मतलब बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर कहा जाता था, शाहे बेखबर। तो ये ध्यान रखिए कि शाहे बेखबर किसे कहा जाता था, तो ये बहादुर शाह फर्स्ट को, इसकी उपाधि इन्हें खफी खां दिए थे। तो शाहे बेखबर की उपाधि बहादुर शाह कौन दिया था, तो खफी खां द्वारा दिया गया था। और इसके बाद देखते हैं कि इतिहासकार सिडनी ओवन के अनुसार अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकता है, तो इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा था कि बहादुर शाह फर्स्ट पहले ऐसे अंतिम ऐसे मुगल सम्राट है जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते। कौन कहे थे, सिडनी ओवन। किनके बारे में कहे थे, तो यही है बहादुर शाह के बारे में कहे थे, ठीक है। और विभिन्न प्रांतीय शासकों से संबंध देखते हैं इनका कैसा था, विभिन्न प्रांतीय शक्ति शासकों, जैसे मराठा के साथ इनका संबंध देखते। तो मराठा के साथ इनका संबंध ऐसा था क्योंकि इन्होंने मराठा में, जो मराठा का दक्कन क्षेत्र है उसमें सरदेशमुखी का अधिकार ये देते हैं। तो सरदेशमुखी क्या होता है, तो भू राजस्व का 1/10 भाग खुद वसूलने का अधिकार दिए थे, किसको, तो इसको दिए थे, क्या बोलते हैं, मराठा को, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सिखों के साथ, तो सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका अच्छा संबंध था। और इसके मृत्यु के बाद, इनका मृत्यु होता है 1708 में, ठीक है। तो 1708 में इनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर इनका विद्रोह करते हैं, जो उसके बाद बनते हैं सिखों का नेतृत्व करने वाले शासक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जाटों का, यही बंदा बहादुर पंजाब में इनका विरोध करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जाटों के साथ, तो जाटों का साथ इनका अच्छा संबंध था, मित्रतापूर्ण। उस समय जाट सम्राट थे चूड़ामल, ठीक है। और बुंदेलों के साथ छत्रसाल, सरदार छत्रसाल जो थे उनके साथ भी इनका मित्रतापूर्ण संबंध था। और इसी समय मतलब बहादुर शाह के समय मराठा साहू इनके कैद में था, उन्हें यह रिहा कर देते हैं लेकिन राजा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह का समय था यही 1707 से 1712, जिसे हमने पहले बताया है, इसे इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, उन सब में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है। तो उसी में जहांदार शाह को उसके एक अधिकारी जुल्फिकार खां की मदद से वो मुग़ल सम्राट बनते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जहांदार शाह के बारे में। तो जिसका कार्यकाल था 1712-13, ये 1 साल के लिए ही मुग़ल सम्राट रहते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, जहां शाह, अजीमुशान और रफ़ीउशान, ठीक है। तो जहांदार शाही को सत्ता प्राप्ति होती, तो इसको सत्ता प्राप्ति जुल्फिकार खां जो एक उनका अधिकारी था उसकी सहायता से सत्ता प्राप्ति होता है जहांदार शाह को, ठीक है। और सत्ता प्राप्ति के बाद जहांदार शाह भी जुल्फिकार खां को कुछ तो देंगे गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि हमको आप मुग़ल सम्राट बनाया तो उस अधिकारी को तो कुछ मिलना चाहिए। तो अधिकारी को मतलब जुल्फिकार खां को वजीर का पद देते हैं। कौन देते हैं, जहांदार शाह जुल्फिकार खां को वजीर का पद, और जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील का पद देते हैं जहांदार शाह। तो इसी तरह से देखते हैं कि जुल्फिकार खां को वजीर का पद और असद खां को वकील का पद देता है। तो यहाँ तक ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं शासकीय गतिविधियाँ, जहांदार शाह के
शासन के दौरान जिसको शासकीय के वो देखते हैं। तो एक लाल कुंवर यहाँ पे एक क्या बोल रहे गणिका यानी कि एक वैश्या का नाम है, ठीक है। तो लाल कुंवर से इनको प्रेम था, यही गणिका से इनको प्रेम था, जो जहांदार शाह के समय शासन में हस्तक्षेप करते थे, जिस कारण जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख की संज्ञा दिया गया किसको? जहांदार शाह को। तो लंपट मूर्ख की संज्ञा किसे दिया गया है? तो वो जहांदार शाह को दिया गया। तो इसे ध्यान रखिएगा, लंपट मूर्ख जहांदार शाह। साहेब बेखबर बहादुर शाह और क्यों दिए थे? तो खफी खां द्वारा यह उपाधि दिया गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इजारा ठेकेदारी को बढ़ावा दिए, मतलब अपने मतलब राज्य के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा यानी ठेकेदारी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जिससे वहाँ के किसानों की और भी दुर्गति होती है। तो ये ध्यान रखिए, इजारा यानी कि ठेकेदारी को बढ़ावा देते हैं, किसानों की दुर्गति हुई इससे, ठीक है। उसका जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की भी समाप्ति करते हैं जहांदार शाह, लेकिन मुख्य रूप से इसकी समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में होता है। और इसके अगले शासक जो थे फर्रुखसियर, वो जजिया कर प्लस तीर्थ यात्रा कर दोनों समाप्त करते हैं। तो जजिया कर की भी समाप्ति होता है किसके समय में? तो जहांदार शाह के समय में। अब देखते हैं कि इनकी प्रांतीय शक्तियों के साथ संबंध। तो मराठों के साथ इनका क्या संबंध है? तो बहादुर शाह के समय में सिर्फ इन्हें मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार मिला था, और इस समय इसको सरदेशमुखी और चौथ दोनों अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन शर्त रखा जाता है कि वसूली मुगल अधिकारी ही करेंगे और उसके बाद उसको सौंपेंगे। तो यहाँ पे सरदेशमुखी तो हम समझाए थे कि भू राजस्व का 1/10वां भाग, और चौथ होता है मतलब पूरे राज्य का 1/4 भाग, समझे। तो इस तरह से सरदेशमुखी और चौथ यानी 1/4 भाग दोनों अधिकार दिए गए, लेकिन वसूली मुगल अधिकारी करके मराठों को सौंपेंगे, ये शर्त रखा गया, ठीक है। उसके बाद राजपूतों के साथ संबंध देखते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि देते हैं और मालवा का सूबेदारी भी देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि कौन दिए थे? तो जहांदार शाह। या पूछेगा जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि किसको दिए थे? तो जय सिंह। या जहांदार शाह ने जय सिंह को किस चीज़ की उपाधि दिए थे? तो मिर्जा का। तो एक ही क्वेश्चन से, एक लाइन से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, और इसी जय सिंह को अगले जो शासक बनेंगे मुगल सम्राट फर्रुखसियर, वो सवाई का उपाधि देते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो सवाई का उपाधि इनको कौन देते हैं? तो फर्रुखसियर। अगले स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, तो उन्हें महाराजा की उपाधि देते हैं। तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देते हैं और इन्हें गुजरात की सूबेदारी भी देते हैं। और इसके अगले शासक जो बनते फर्रुखसियर, वो अजीत सिंह के पुत्री से विवाह करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो मिर्जा की उपाधि किसे देते हैं? तो आमेर के राजा जय सिंह को, और महाराजा की तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को। तो इस तरह से हम लोगों ने जहांदार शाह को देखे, ठीक है। तो देखते हैं अब दोस्तों कि जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर मुगल सम्राट बनते हैं भारत में, जिसका कार्यकाल रहता है 1713 से 1719। यह जहांदार शाह का भतीजा रहता है। तो फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा था, और यह सैयद बंधुओं की मदद से सत्ता प्राप्त करता है। और सत्ता प्राप्ति के लिए जहांदार शाह और फर्रुखसियर में आगरा का युद्ध होता है। जहांदार शाह और फर्रुखसियर, तो आगरा का युद्ध किसके बीच में होता है? जहांदार शाह और फर्रुखसियर के बीच में होता है, इसे ध्यान रखें। और फर्रुखसियर जिसमें ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो फर्रुखसियर जीतते हैं, और किसके मदद से जीतते हैं? तो ये सैयद बंधु, इसे किंग मेकर बोला जाता है। सैयद बंधुओं को ही बोला जाता है किंग मेकर। इसको किंग मेकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्रुखसियर से लेके इसके बाद 4 जो मुगल सम्राट बनेंगे इसी की मदद से बनेंगे, जैसे कि फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह, ये चारों इसी की मदद से मुगल सम्राट बनते हैं। तो इसीलिए इसको किंग मेकर बंधु भी बोला जाता है। तो सैयद बंधु को किंग मेकर बोला जाता है। तो इसके 2 भाई थे, दोनों भाई का नाम क्या था? तो एक बड़ा भाई का नाम था अब्दुल्ला खां, और छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खां बराह, ठीक है। तो सत्ता प्राप्ति के बाद ये होता है कि फर्रुखसियर का सत्ता प्राप्ति इस कारण होता है क्योंकि जुल्फिकार खां की मदद से जो जहांदार से सत्ता प्राप्त करते हैं भाइयों से,
तो उसी का जो पिता होते हैं असद खां, वो विश्वासघात कर देते हैं जहांदार शाह से, ठीक है। उसके बाद फर्रुखसियर बन जाते हैं मुगल सम्राट। तो कौन धोखा देते हैं? तो जुल्फिकार खां का पिता था, कौन था? असद खां। असद खां पिता था, जिसको वकील का पद दिए थे जहांदार शाह, ठीक है। और उसी के विश्वासघात के कारण फर्रुखसियर बन जाता है अपना मुगल सम्राट और जहांदार शाह हार जाते हैं, ठीक है। और फर्रुखसियर के कार्यकाल में जुल्फिकार खां की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से उस दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं सीधा हम लोग फर्रुखसियर के सैयद बंधुओं में। तो अब्दुल्ला खां सत्ता प्राप्ति के बाद उसके बड़े भाई अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया जाता है, जिसे कुतुब उल मुल्क भी कहा जाता है। वजीर के पद को क्या कहा जाता है? कुतुब उल मुल्क। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अब्दुल्ला खां को कौन सा पद दिया गया था, तो वजीर की जगह पे लिखा था कुतुब उल मुल्क। और हुसैन अली खां छोटे भाई को मीर बख्शी का उपाधि दिया जाता है, जिसे अमीर उल उमरा भी कहते हैं। हुसैन अली खां बड़ा, जिसे अमीर उल उमरा भी कहते हैं। तो हुसैन अली खां मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां वजीर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। सैयद बंधुओं की मदद से सत्ता प्राप्ति करते, जिसे किंग मेकर भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि इसके बाद चार जो था वो इसी के मदद से मुगल सम्राट में, जैसे फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह, ठीक है। और बड़े भाई को वजीर, जिसे कुतुब उल मुल्क, और छोटे भाई हुसैन अली खां बड़ा, जिसे मीर बख्शी का मिला था, और अमीर उल उमरा भी इसे कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्रुखसियर का शासकीय गतिविधियां। तो इन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो जहांदार शाह सिर्फ जजिया कर समाप्त किया था और इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ये एक बढ़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा जजिया कर कब समाप्त हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान देते हैं। तो शाही फरमान की कहानी यह है कि 1715 में जॉर्ज सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आते हैं फर्रुखसियर से 1715 में, ठीक है। तो उस समय फर्रुखसियर बीमार चल रहे थे। तो उसी में प्रतिनिधित्व के जो सदस्य थे, उसी में एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक थे, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया और ये स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी से खुश होकर फर्रुखसियर 1717 में शाही फरमान देते हैं, किसको? अंग्रेज को। और इस शाही फरमान में यह था कि 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं कहीं भी। इसी को अंग्रेज का मतलब कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये ध्यान रखिएगा, शाही फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं प्रांतीय शक्तियों से संबंध। तो फर्रुखसियर के संबंध प्रांतीय शक्तियों से क्या संबंध था, तो उसको देखिए। तो मराठों के साथ, तो मराठों के साथ ये था कि बहादुर शाह ने तो सिर्फ बोला था सरदेशमुखी वसूलने और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में, और जहांदार शाह चौथ एंड सरदेशमुखी दोनों दे दिए और बोला कि लेकिन वसूली मुगल अधिकारी खुद करेंगे और उसके बाद आपको सौंपेंगे। लेकिन फर्रुखसियर क्या करते हैं, चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दे देते हैं मराठों को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वसूलने का अधिकार भी मराठों को मिल जाता है। और इस समय मराठा सरदार साहू को सौराष्ट्र और दक्कन के क्षेत्रों में मतलब क्या कहते हैं उसको, सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे देते यही दोनों बंधु अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। और बदले में साहू से 15,000 घुड़सवारियों की मदद चाहते हैं, क्योंकि फर्रुखसियर से भी चाहते थे कि उसको सत्ता सटा के और दूसरे को सत्ता में लाए, इसलिए उससे मदद चाहते थे, क्योंकि कुछ न कुछ उन लोग में गतिविधियां षड्यंत्रकारी चलते रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं सिखों के साथ उनका संबंध। तो सिखों के साथ 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर, जो पहले से विरोध करते आ रहे थे, कब से? जहांदार शाह के समय से, उनको यह फांसी दे देते हैं। 1716 में फांसी देते हैं बंदा बहादुर को, जो सिख का नेता था। उनको कौन देते हैं? तो यही फर्रुखसियर फांसी दे देते हैं 1716 में। और यहीं पे देख लीजिए कि सिख नेता को किस किस को कौन फांसी दिया था। जैसे अर्जुन देव को फांसी देते हैं जहांगीर, और तेग बहादुर को फांसी देते हैं औरंगजेब। अर्जुन देव कैवे गुरु थे और तेग बहादुर कैवे गुरु थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जाट और चूड़ामल के साथ कैसा संबंध था। तो जाट
उसके जाट नेता से चूड़ामल उसके साथ मित्रता संबंध था। अब बुंदेलों के सरदार थे छत्रसाल बुंदेला, उसके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध चलते आ रहे थे। तो यहाँ पे सिखों के जो नेता थे बंदा बहादुर उसको फांसी देते हैं फारुखसियर, और जाट और बुंदेला दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। तो यहीं पे देखेंगे अर्जुन देव थे 5वें गुरु और तेग बहादुर थे 9वें गुरु। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने उत्तर मुगल शासक में 3 शासकों को पढ़े, जैसे बहादुर शाह, जहानदार शाह और फारुखसियर, और इसी तरह से आगे के भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और इस पे ऊपर 3 वीडियो हम बनाएंगे जो थोड़े छोटे छोटे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और साथ में लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।